हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है ये प्रोग्राम के सेमेस्टर 5th के जितने भी स्टूडेंट है यानी 3rd ईयर के स्टूडेंट, अगर आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है, यूनिट जो हमारा 3 है उसका नाम है स्टेट एंड डेमोक्रेसी। तो राज्य और लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। तो राज्य और लोकतंत्र पे जवाहरलाल नेहरू ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने और राम मनोहर लोहिया और भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या अपनी विचारधाराएं रखी, उसको हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको इन जो नोट्स है वो भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको सारे नोट पर्सनल चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझसे मैसेज करके आप ओनली 50 रुपीज़ में ले सकते हैं सारे नोट्स। एंड आपको फ्री में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से खुद डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा मेहनत तो लगता है ना। अगर आप पर्सनल चाहोगे तो मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ तो आपको पे करना होगा, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेट एंड डेमोक्रेसी पे सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है स्टेट एंड डेमोक्रेसी पे। तो इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो राज्य और लोकतंत्र पे जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट, एक तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी इन्हें माना जाता है। तो उन्होंने राज्य और लोकतंत्र के सिद्धांत पर गहरी समझ और दृष्टिकोण विकसित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो आज भी हम बहुत महत्वपूर्ण है और हम पढ़ते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो नेहरू का जो विचार था ना कि राज्य और लोकतंत्र किसी भी समाज की प्रगति के मूल आधार है। तो ये कहते थे कि अगर किसी भी समाज को प्रगति करना है, डेवलप करना है, विकास करना है, तो उसका मूल क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता आवश्यक है। तो ये कहते हैं अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को चलाने के लिए जनता जो है वो एक्टिव होनी चाहिए और उसकी जनता को नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र के बारे में वो बेसिक बातें छोटी सी कहते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब जानते हैं हम डिटेल में कि रोल ऑफ द स्टेट जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या था। तो राज्य की भूमिका क्या थी जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। तो नेहरू के अनुसार जो राज्य है, राज्य का मुख्य उद्देश्य है कि जनता की भलाई और समाज की समृद्धि सुनिश्चित करना। यानी राज्य क्या है, राज्य यानी सरकार, स्टेट। सरकार जो नेहरू है वो कहते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो जनता है उसका भलाई हो, समाज में समृद्धि हो, सुनिश्चित हो, विकास हो, ये उसका प्राथमिक कार्य होना चाहिए सरकार का। वे मानते थे कि राज्य को अपनी सभी नीति और योजनाओं में जनता की भलाई और प्राथमिकता देनी चाहिए। वो सोचते थे सरकार जितनी भी नीति बनाती, कानून बनाती है, उसमें सिर्फ जनता का भलाई हो और जनता को प्रायोरिटी दी जाए। तो नेहरू के समय में भारत के एक नए स्वतंत्र राष्ट्र था। तो जब नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, तो ये उस समय नया नया देश आज़ाद हुआ था, इसलिए नव स्वतंत्र कहते हैं उस समय को। तो ऐसे समय में राज्य की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस समय में राज्य की महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी भूमिका सरकार की, क्योंकि फर्स्ट टाइम सरकार बन रही थी इंडियन की। क्योंकि देखिए इससे पहले अंग्रेज की सरकार थी और अंग्रेज के पहले तो मुगल और दिल्ली सल्तनत थे। तो पहली बार डेमोक्रेसी तो इसी समय आ रही थी इंडिया के हिसाब से। तो ये फर्स्ट टाइम था, तो बहुत महत्वपूर्ण था ये टाइम, क्योंकि उससे विकास की दिशा में कदम उठाए होते। नेहरू ने ये सुनिश्चित किया कि राज्य के सभी संस्थान, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो शिक्षा हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, आर्थिक हो, इकोनॉमिक हो, ये जनता के कल्याण के लिए काम करने चाहिए। तो नेहरू कहते हैं जितने भी सरकार के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं सरकारी, जैसे कि शिक्षा का केंद्र हो, स्वास्थ्य का केंद्र हो, या आर्थिक जो केंद्र है, तो वो किसके लिए होना चाहिए, वो जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, वो कहते हैं राज्य की अनुरूप। तो नेहरू ने राज्य को एक नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थक माना है, जहां सरकार समाज के विकास के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है। तो वो एक कहते हैं कि क्या है, एक प्लान इकोनॉमिक है कि राज्य क्या है, मतलब सरकार क्या होता है, एक प्लान इकोनॉमिक होता है जनता के लिए, जो जनता के लिए काम करती है। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थानों का वितरण न्यायपूर्ण हो। वो कहते हैं कि समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज में असमानता आए, समाज में जितनी भी असमानता है ना, उसको दूर करने में राज्य अपनी भूमिका निभाए, हस्तक्षेप करे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। तो सरकार का काम है कि उनको समान दर्जा दिया जाए और न्यायपूर्ण जो बंटवारा है संसाधनों का, भारत के संसाधनों का, तो न्यायपूर्ण बंटवारा करे सभी लोगों में, ये सरकार का काम है। इस दृष्टिकोण के कारण ही नेहरू ने भारत की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी।
तो अब जानते हैं नेहरू के अनुसार लोकतंत्र का महत्व क्या था। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू नेहरू। तो नेहरू लोकतंत्र के प्रमुख समर्थक थे। उनके अनुसार लोकतंत्र न केवल राजनीतिक व्यवस्था का नाम है बल्कि एक जीवन शैली है जो कि व्यक्ति को स्वतंत्र, समानता और न्याय की गारंटी देता है। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किसके, लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी की। वो कहते थे कि जो लोकतंत्र है वो केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है, मतलब सिर्फ वोट देना ही लोकतंत्र नहीं है कि सारे जनता वोट दे रहे हैं तो लोकतंत्र है, बल्कि जनता के बीच क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, न्याय भी होना चाहिए जनता के साथ, तभी कह सकते हैं कि हम सच्चा लोकतंत्र है। अब तो दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राज्य और लोकतंत्र की जो अवधारणा थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो भारतीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक थे। ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर्स थी इंडियन पॉलिटिक्स में, और राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी जो RSS है उसके महत्वपूर्ण नेता भी थे दीनदयाल उपाध्याय जी। उनका राजनीतिक दर्शन जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, जिसे एकात्मक मानववाद के रूप में हम जानते हैं, इनकी फिलॉसफी का नाम याद रखिएगा, एकात्मक मानववाद के रूप में जानते हैं, तो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका इंडियन पॉलिटिकल में। उपाध्याय जी का दृष्टिकोण जो है वो राज्य और जो लोकतंत्र है उस पर उनके विचार को गहराई से प्रभावित करता है, जो न केवल भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है बल्कि इनकी आधुनिक जरूरतों को भी पूरा करता है। तो चलिए जानते हैं, अब हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, अब जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार राज्य की क्या भूमिका है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार में जो राज्य है वो मुख्य उद्देश्य होता है राज्य का
समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करना। मतलब दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राज्य का मेन कार्य है कि समाज में जितने भी वर्ग है उसका कल्याण करना। उनका मानना था कि राज्य को व्यक्ति, परिवार और समाज में समग्र विकास के लिए काम करना चाहिए। मतलब विकास के लिए काम करना चाहिए, न केवल आर्थिक या राजनीतिक हितों के लिए काम करना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि जो स्टेट है, सरकार है, उसका काम परिवार और जो जनता है उसके कल्याण के लिए होना चाहिए, ना केवल अपने मतलब स्टेट की इनकम बढ़ाने के लिए या तो राजनीतिक अपनी सत्ता पाने के लिए नहीं होना चाहिए। उपाध्याय जी का जो विचार था कि राज्य केवल एक प्रशासनिक संस्था नहीं हो सकता, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बल्कि समाज और संस्कृति और आध्यात्मिकता की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब जैसे नेहरू जी कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, पर ये कहते हैं कि मतलब जो राज्य है ना वो केवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन के ना रह जाए, उसमें हमें राज्य में क्या होना चाहिए, हमारे राज्य को संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना चाहिए, समाज को बढ़ावा देना चाहिए। इन सब चीज की बात करते हैं वो। तो दीनदयाल उपाध्याय उन्होंने पश्चिम राजनीतिक विचारों की आलोचना की है। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे उसकी क्रिटिसाइज करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने कहा है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, यानी पश्चिमी जो लोकतंत्र है, उसमें जो राज्य की अवधारणा है ना केवल भौतिक विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। मतलब जो हम वेस्टर्न थिंकर्स देखते हैं ना, वो जब बताते हैं ना डेमोक्रेसी, तो वो डेमोक्रेसी को क्या बताते हैं, भौतिक विकास के लिए बताते हैं, मतलब मटेरियल डेवलपमेंट के लिए और इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए बस बताते हैं। बट उपाध्याय जी कहते हैं इतना ही नहीं है डेमोक्रेसी और राज्य। उपाध्याय जी का मानना था कि भारतीय राज्य व्यवस्था को सभी सभ्यता और संस्कृति के मूल्य के अनुसार होना चाहिए, बल्कि वेस्टर्न के अनुसार नहीं, जिसमें समाज की संस्कृति और आध्यात्मिकता संपन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए। राज्य को समाज के नैतिक और आध्यात्मिक जो उन्नति है उसका एक साधन बनना चाहिए, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी अब लोकतंत्र पे क्या कहते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार जो लोकतंत्र है, उपाध्याय जी का मानना था कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो समाज के हर वर्ग की आवाज को सुन सके और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सके। उनके अनुसार जो लोकतंत्र है ना वो केवल मतदान नहीं है, मतलब सिर्फ जनता ने वोट दे दिया वही नहीं है, बल्कि चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज की जमीनी समस्याएं और समाधान बनाना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार सच्चे लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब जो लोकतंत्र, न्यायपालिका और विधायिका है उसकी शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, जैसे हमारे लोकतंत्र में है, ताकि जनता की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और अंत्योदय के सिद्धांत के समर्थक थे वो, जिसका अर्थ था कि समाज के सभी निचले स्तर के जो व्यक्ति है उसका उत्थान ही लोकतंत्र की सच्ची जीत है। मतलब जितने भी मतलब जिनके साथ मतलब भेदभाव हो रहा है, उस जो जिनको सबसे मतलब नीचे माना जा रहा है समाज में, जो गरीब है या जाति से सबसे नीचे, उनका अगर उत्थान हो गया ना तो फिर क्या है, सच्चा लोकतंत्र आ गया। उनका मानना था कि जब समाज के सभी कमजोर और गरीब व्यक्ति का कल्याण नहीं होता तब तक लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं होता। जब तक गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा ना जिस देश में, और उस देश में लोकतंत्र है, तब भी वो लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, ऐसा कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। तो अब देखते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय है उनके अनुसार जो लोकतंत्र की वो अवधारणा देते हैं उसमें एकात्मक मानवतावाद का जो उनका सिद्धांत है वो कैसे मैच खाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन की बुनियादी जो है वो एकात्मक मानवतावाद पे जोर देते हैं पर आधारित थी। उनके अनुसार मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी प्रेरित होता है। वो कहते हैं कि मतलब ओनली मटेरियल जो होती है ना भौतिक आवश्यकता, उसकी जरूरत नहीं होती मानव को, बल्कि आध्यात्मिकता की भी जरूरत होती है और फिर संस्कृति की भी। इस दृष्टिकोण से राज्य और समाज को संतुलन में रखना आवश्यक है और राज्य को समाज के भौतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम करना चाहिए, वो कहते हैं।
उनका मानना था कि पश्चिमी लोकतंत्री जो मॉडल है वो भारतीय समाज के अनुसार अनुरूप नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे वेस्टर्न में जो डेमोक्रेसी की अवधारणा है ना, वो भारत में मैच नहीं खा सकती, इसलिए वो एकात्मक मानवतावाद का सिद्धांत देते हैं, क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक विकास पे ही बात करती है वेस्टर्न वाली डेमोक्रेसी। पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमें ना अपनी संस्कृति को लेके चलना चाहिए, समाज को लेके चलना चाहिए और एकजुटता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि भारत और वेस्टर्न बहुत ज़्यादा अलग है इस वजह से। अब जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय है, उनकी जो डेमोक्रेसी की अवधारणा है वो धर्म में कहाँ दिखती है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म को समाज और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करने का एक साधन माना है। हालांकि वे धर्मनिरपेक्ष के पश्चिमी विचारक के आलोचक थे, उन्होंने कहा है कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म की वास्तविक समझ और सभी धर्मों के प्रति सम्मान होना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि वेस्टर्न की तरह हमें ये नहीं मानना चाहिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कतई नहीं है, ये आप भी आज सुन लीजिए कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब कि किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि सभी जो धर्म है ना उसका सम्मान हो, बल्कि उनका तिरस्कार करें ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, उन सबका सम्मान हो ये धर्मनिरपेक्षता है। उनके अनुसार धर्म मानवता की भलाई के लिए मार्गदर्शन का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि धर्म जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है और रियली में अच्छी चीज़ है, चाहे किसी कोई भी धर्म कभी नुकसान नहीं करती, वो आपको मार्गदर्शक देती है, एक सिद्धांत है। और राज्य को धर्म के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ये ऐसा कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय। तो नेहरू के जो समाजवाद था, सोशलिज्म था, और जो दीनदयाल उपाध्याय का जो डेमोक्रेसी, उसमें हम थोड़ा अंतर देखते हैं। तो उपाध्याय जी का जो स्वदेशी का विचार था और लोकतंत्र से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि भारतीय लोकतंत्र को विदेशी विचारकों और नीतियों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और उनके भारतीय समाज के मूल्य और आवश्यकताओं के आधार पर विकसित होना चाहिए। वे आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी विचारक के पक्षपेर थे, जिसमें उत्पादन और उपभोग के साधन समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करे, ऐसा वो बताते हैं। तो अब जानते हैं हम तीसरे जो थिंकर्स थे। अब हम पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया के स्टेट एंड डेमोक्रेसी पे उनके क्या विचार थे। तो राज्य और लोकतंत्र पे राम मनोहर लोहिया के क्या विचार थे, क्या उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, क्या उन्होंने कहा, अब ये जानते हैं हम। तो राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति के महान विचारक और समाजवादी नेता माने जाते हैं। तो राम मनोहर लोहिया विचारक भी थे, राजनीतिक विचारक भी माने जाते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स माने जाते हैं और समाजवादी भी माने जाते हैं। उनका दृष्टिकोण जो है वो राज्य और लोकतंत्र के प्रति गहरा और मौलिक था। उन्होंने हमेशा भारतीय समाज की समस्या को समझने और उनको हल निकालने के लिए एक प्रगतिशील और जनहितकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मतलब शुरू से ही वो जो भारतीय समाज की बुराइयां उसको खत्म करने की वो कोशिश भी करते थे, क्योंकि वो समाजवादी थे। राज्य और लोकतंत्र पर उनके जो विचार है वो विशिष्ट रूप से स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित है। तो इनका जो लोकतंत्र है और जो राज्य है राम मनोहर लोहिया के अनुसार, उसमें क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए राज्य में, और लोकतंत्र में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य और लोकतंत्र में समानता होनी चाहिए, राज्य और लोकतांत्रिक में लोगों के साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा राज्य होगा या अच्छा एक लोकतंत्र होगा राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग। तो राज्य का स्वरूप जानते हैं। राम मनोहर लोहिया के अनुसार नेचर क्या था स्टेट का। तो राम मनोहर लोहिया के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में व्यवस्था और न्याय की स्थापना करना। राज्य एक ऐसा उपकरण है, राम मनोहर लोहिया मानते हैं, कि जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, समाज के जितने भी वर्ग है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, नीच वर्ग हो, पूंजीपति हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, उनके साथ न्याय और सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो मतलब राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि हम समाज में समानता लाने का काम लोकतंत्र और जो राज्य है उसके द्वारा यानी सरकार के द्वारा हम कर सकते हैं, वो उसको एक हथकड़ी मानते हैं उनकी। लेकिन लोहिया का मानना था कि राज्य की शक्ति का उपयोग यदि गलत हाथों में चले जाए ना,
तो यह लोगों के लिए खतरा भी बन सकता है। ये कहते हैं राज्य एक अच्छी चीज है, राज्य लोगों को समानता स्वतंत्रता दिलाता है, सामाजिक न्याय दिलाता है, पर अगर वो जो राज्य है यानी जो सत्ता है वो गलत हाथ में चली गई तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। उनका कहना था कि राज्य को लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि उनके दमन के लिए। वो कहते हैं कि जो सरकार है, स्टेट है, वो कैसा होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए, वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, बल्कि उनके दमन के लिए, उनको डोमिनेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो अब जानते हैं राम मनोहर लोहिया के अनुसार लोकतंत्र की क्या अवधारणा थी। तो राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे राम मनोहर लोहिया। उनके अनुसार लोकतंत्र का असली मतलब केवल चुनाव और सरकार बनाने तक नहीं था। मतलब लोकतंत्र का मतलब ये नहीं था उनके अनुसार कि जनता ओनली, मतलब सारी जनता लोग वोट दे रही है तो वही लोकतंत्र है, ये नहीं, बल्कि यह जनता की संपूर्ण भागीदारी पर आधारित होना चाहिए। मतलब इसमें जो लोकतंत्र में जितने भी वर्ग है समाज के, जितने भी जाति है, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, तब ये जाके होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कहते हैं कि ओनली राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं कि मतलब आप राजनीतिक स्वतंत्रता दे दो, मतलब हर इंसान को वोट डालने का अधिकार दे दो, तो केवल यही वो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, मतलब सबको वोट डालने का अधिकार तो होना चाहिए, बल्कि सामाजिक न्याय भी होनी चाहिए, मतलब समाज में सबको एक बराबर माना जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। आर्थिक स्वतंत्रता हो, कोई दो बंटवारा ना हो कि पूंजीपति अलग हो, मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है, ऐसा ना हो। लोहिया मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने तक सीमित नहीं रह सकता है। लोहिया कहते हैं कि जो लोकतंत्र है भारत का, वो सिर्फ हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखना चाहिए कि बस सबको वोट देने का अधिकार हो तो यही स्वतंत्रता है। जब तक समाज के हर व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक लोकतंत्र का असली अर्थ पूरा नहीं हो सकता। उनके विचार में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग को समान अवसर मिले और राज्य जो है वो कमजोर तबके के लोगों के लिए भी भलाई का कार्य करे, तब कहेंगे हम कि समाज में क्या है, लोकतंत्र है, राम मनोहर लोहिया के अनुसार। तो राम मनोहर लोहिया जो है वो चौखंबा राज्य की अवधारणा देते हैं। वो राज्य की 4 खंबे बताते हैं, 4 स्तंभ वो हम जानते हैं, यानी स्टेट की। राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। उन्होंने इमेजिन किया है क्या, 4 पिलर स्टेट, जिसके उन्होंने राज्य के विकेंद्रीकरण और जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी की बात की है। इसमें जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण की बात की है। चौखंबा मतलब सत्ता को 4 विभाजन किया है। चौखंबा राज्य का मतलब है कि शासन की 4 प्रमुख संस्थाएं, यानी ग्राम शासन को गांव में बांटा जाए, शासन को जिला में बांटा जाए, शासन को प्रदेश में बांटा जाए, शासन को केंद्र में बांटा जाए। जैसे आज भी हमारे भारत में हमें देखने को मिलती है चौखंबा जो राज्य की यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, वो राम मनोहर लोहिया की अवधारणा पे ही आधारित है। तो शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए, मतलब इन सब में बंटवारा होना चाहिए। इसकी सत्ता का केंद्रीकरण रोका जा सकता है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण रुकेगा। जब सत्ता का केंद्रीकरण रुकेगा तो कोई भी जो राज्य होगा, सरकार होगा, वो डोमिनेट नहीं होगा, क्योंकि शक्ति जो है वो बट रखी होगी हर लोगों में और हर स्तर पर लोगों की भागीदारी भी इसमें मिलेगी। तो अब जानते हैं कि जाति और वर्ग संघर्ष राम मनोहर लोहिया के अनुसार राज्य और लोकतंत्र में कैसे होता है। तो राम मनोहर लोहिया ने राज्य और लोकतंत्र के बीच जाति और वर्ग के मुद्दों को भी जोड़ा है। उन्होंने जाति व्यवस्था को समाज में सबसे बड़ी समस्या माना है, जो कि लोकतंत्र की जड़ें को कमजोर करती है। वो मानते हैं कि उनका मानना था कि जब तक समाज में जातिगत भेदभाव रहेगा ना, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का भी समर्थन किया है और समाज में समानता के लिए उन्होंने कई संघर्ष किए हैं। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर कहें तो राम मनोहर लोहिया का राज्य और लोकतंत्र के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भारतीय समाज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र को जनता की व्यापक भागीदारी और सामाजिक न्याय से ही जोड़ा है। वो कहते हैं कि जनता की भागीदारी और सामाजिक न्याय तो ये लोकतंत्र है। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल सत्ता की प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के अधिकारों और संभावनाओं की रक्षा करने का तंत्र है। उसी को लोकतंत्र राम मनोहर लोहिया ने बताया। आई होप आपको राम मनोहर लोहिया का भी समझ आ गया। अब हमें लास्ट जो थिंकर्स हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी स्टेट एंड डेमोक्रेसी पे क्या विचारधारा थी वो जानना है। तो राज्य और लोकतंत्र पे भीमराव अंबेडकर की क्या विचारधारा थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय समाज के एक महान
समाज सुधारक माने जाते हैं और संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक भी थे। तो भीमराव अम्बेडकर है वो संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के समर्थक और समाज सुधारक माने जाते हैं। उनका दृष्टिकोण जो है वो राज्य और लोकतंत्र के प्रति न केवल कानूनी है बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मिलता है। उन्होंने राज्य की भूमिका, लोकतंत्र की अवधारणा और समाज में समानता के सिद्धांत पर गहन विचार किए। उनके विचार जो है उसमें राज्य और लोकतंत्र के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता की वो बात करते हैं। तो जानते हैं नेचर, हम भीमराव अम्बेडकर की स्टेट का नेचर क्या है, मतलब वो कैसा नेचर सोचते हैं कि स्वरूप होना चाहिए राज्य का भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार राज्य एक ऐसा तंत्र है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में व्यवस्था, शांति और न्याय की स्थापना करना। उनके विचार में राज्य का काम केवल कानून बनाना और उसे लागू करना नहीं है बल्कि उसे समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्ग, जो शोषित वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग, उनकी रक्षा करना ही सच्चा राज्य का धर्म है। मतलब जो नीची जाति के लोग जिनसे भेदभाव होता है उनका रक्षा करना, उनको अधिकार देना, संरक्षण देना। अम्बेडकर ने कहा था कि एक राज्य तभी सफल हो सकता है जब वह समाज में समानता ला सके, मतलब कोई ऊंच नीच ना हो, सभी एक समान हो, जैसे जाति का बंटवारा ना हो, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना करे, भाईचारे की भावना हो। राज्य में केवल शासक वर्ग को ही हित के बजाय संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, वो ऐसा मानते हैं। लोकतंत्र पे भीमराव अम्बेडकर की क्या विचारधारा, अवधारणा थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र के महान समर्थक थे, बहुत ज्यादा इसके समर्थक थे, लेकिन उनके लिए लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था तक नहीं थी। उनके अनुसार भी मतलब लोकतंत्र सिर्फ इतना नहीं था कि सभी को बस वोट डालने का अधिकार मिल जाए, सारे वर्गों को, वो लोकतंत्र रहेंगे। उनके अनुसार है कि सच्चे लोकतंत्र का आधार है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का संतुलन होना चाहिए। मतलब समाज में सामाजिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और राजनीतिक। अंबेडकर ने कहा है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक शक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए, इन्हें समाज के हर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्रदान हो, तभी हम कह सकते हैं कि सच्चा लोकतंत्र है। अंबेडकर मानते थे कि सच्चा लोकतंत्र तब तक संभव नहीं है जब तक समाज में आर्थिक और सामाजिक जो असमानता है उसको समाप्त न किया जा सके। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ वोट देने के अधिकार से आप ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र है। अगर समाज के निचले वर्गों को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सामाजिक और आर्थिक समानता जो है वो लोकतंत्र के लिए सबसे अनिवार्य हिस्सा है। तो भीमराव अम्बेडकर ने समाज में जाति और वर्ग के ऊपर भी कहा है, लोकतंत्र के अंतर्गत और राज्य में समाज में जाति वर्ग के बारे में क्या कहा है। तो अम्बेडकर ने भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या जो है जाति व्यवस्था को माना है। उनके अनुसार जाति व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि इसे समाज में विभाजित करने और कमजोर बनाने वाली प्रणाली के रूप में वो देखते हैं, लोकतंत्र को कमजोर बनाने वाली प्रणाली। अंबेडकर का मानना था कि जब तक समाज में जाति आधारित भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र की असली रूप साकार नहीं हो सकता। उनका दृढ़ विश्वास था कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को बांट कर रख दिया है और इसे समाप्त किए बिना हम सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते। संविधान और सामाजिक न्याय पे उन्होंने क्या कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने लोकतंत्र के सिद्धांत को भारतीय समाज में स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने संविधान में केवल राजनीतिक अधिकार नहीं दिए हैं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण भी दिया है। हम आरक्षण देखते हैं ना तो लोकतंत्र में, तो भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए भीमराव अम्बेडकर ने दिया, तो सुरक्षा और संरक्षण भी प्रदान किया। उनका मानना था कि राज्य को उन लोगों के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए जो लंबे समय तक शोषण और अन्याय का शिकार रहे, मतलब जिनके साथ भेदभाव होता था, जिनको जो ऊंच नीच जाति माना जाता, छुआछूत जिनसे माना जाता, तो उन लोग के लिए आरक्षण की बात की है। माइनॉरिटीज के लिए अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय पर जोर दिया है और कहा है कि समाज में सबको समानता लाना चाहिए। कहा है कि जब तक समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलते ना तब तक कोई भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। उन्होंने लोकतंत्र को केवल बहुमत की सरकार नहीं कही है, बल्कि ऐसा नहीं है कि सारे एक जने को वोट दे और लोकतंत्र है, ये नहीं है, बल्कि ऐसे तंत्र के रूप में देखा है लोकतंत्र को जहां समाज का हर व्यक्ति
आवाज़, जहाँ हर व्यक्ति की आवाज़ सुना जाए, चाहे वो मतलब माइनॉरिटीज़ हो, चाहे नीचे से नीचे व्यक्ति हो, सबको बराबर का दर्जा मिले। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राज्य और लोकतंत्र के प्रति जो दृष्टिकोण था वो भारतीय समाज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से ही देखा है। उनके अनुसार राज्य का मुख्य कार्य है जो है वो समाज में समानता लाने का काम है, और लोकतंत्र भी तभी सफल हो सकता है जब बंधुत्व हो, राज्य में एक समान हो, जाति आधारित भेदभाव समाप्त हो और सफलतापूर्ण समाज जो है मतलब उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया था इस जातिवाद को लेके, इसलिए उन्होंने ये विचारधारा उन्होंने दी है। उनके विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए प्रेरणादायक है और मार्गदर्शक बने हुए हैं। आई होप आपको 4 ही इसमें दे रखे थे, 4 थिंकर्स के बारे में पढ़ना था, और मैंने ये वीडियो थी यहाँ पे आपकी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।